नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अतुल धनगर और स्वागत है आप सभी का मेरा यूट्यूब चैनल गुरु ज्ञान में। आज वीडियो में हम बात करने वाले हैं राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी के बारे में। हाल ही में जो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक प्रस्ताव पारित किया है और इसके तहत एक राष्ट्रीय स्तर पर भर्ती एजेंसी के गठन का जो है ऐलान किया गया है। तो आज हम बात करेंगे कि यह क्या है और इसके तहत किस प्रकार से परीक्षाएँ होंगी और इसके क्या क्या फ़ायदे होंगे, क्या क्या नुकसान होंगे, इन सभी के बारे में इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। और इसका पैटर्न क्या होगा और इसमें किस प्रकार से एग्ज़ाम्स ली जाएंगे, यह सभी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलेंगी। तो चलिए बात करते हैं हम किसकी, राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, और जिसे शॉर्ट में NRA कहा जाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी क्या है। तो NRA जो है एक टेस्टिंग एजेंसी है और गैर राजपत्रित पदों के लिए प्रीलिम्स या प्रारंभिक एलिजिबिलिटी परीक्षा आयोजित करने के लिए जिम्मेदार होगी। ठीक है, तो यह जो एजेंसी है यह केवल प्रारंभिक परीक्षा, जिसे हम प्री बोलते हैं, वह आयोजित करेगी। इसके अलावा यह एजेंसी राष्ट्रीय स्तर पर एकीकृत परीक्षा का आयोजन करेगी। अब जो विभिन्न विभागों की जैसे SSC, RRB, IBPS, इनकी अलग अलग परीक्षाएं होती थी, यह अब एक ही एजेंसी द्वारा एक साथ एक ही परीक्षा में आयोजित की जाएगी। यह एजेंसी सामान्य पात्रता परीक्षा, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, CET का आयोजन करेगी। ठीक है, तो NRA के तहत जो है एक टेस्ट होगा जिसका नाम क्या होगा, सामान्य पात्रता परीक्षा, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, इसके द्वारा किया जाएगा। इसके बाद देखते हैं कि इसका परिणाम या स्कोर कार्ड जो है विभिन्न भर्ती बोर्ड के लिए मान्य होगा। ठीक है, जो इसका स्कोर कार्ड होगा इस परीक्षा के द्वारा, वह विभिन्न बोर्ड के द्वारा जो मेंस एग्जाम ली जाएगी उसके लिए यह स्कोर कार्ड मान्य होगा। इसके अलावा इसके लिए जो स्थापना की मंजूरी दी है वह दी है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने, केंद्र सरकार ने इसके लिए जो है मंजूरी दी है। इसके बाद बात करते हैं कि NRA के तहत किन किन भर्ती बोर्ड को शामिल किया गया है, किन किन विभागों की परीक्षा जो है NRA द्वारा ली जाएगी। तो इसमें SSC, RRB और IBPS को सम्मिलित किया गया है। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है और रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड है और इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन। यह जो है इन 3 बोर्ड को अभी हाल में इस एजेंसी में शामिल किया गया है। इसके बाद आगे चलकर और भी जो भर्ती बोर्ड हैं इनको इसमें शामिल करने की जो है सरकार उसमें देखेगी कि कौन कौन से बोर्ड और इसमें शामिल किए जा सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं कि NRA के तहत कौन कौन सी परीक्षाएं करवाई जाएंगी। तो इस एजेंसी द्वारा जो है अभी कर्मचारी चयन आयोग, SSC, रेलवे भर्ती बोर्ड, RRB और बैंक कार्मिक चयन संस्थान, इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन, IBPS के लिए प्रारंभिक परीक्षाओं का आयोजन किया जाएगा। इसमें जो है मेंस परीक्षा नहीं ली जाएंगी, मेंस परीक्षाएं संबंधित विभाग द्वारा ही ली जाएंगी जिस प्रकार से अभी ली जाती थी, लेकिन अब प्री जो है वह NRA के द्वारा करवाया जाएगा। इसके बाद इस एजेंसी के अंतर्गत सामान्य पात्रता परीक्षा CET द्वारा केंद्र सरकार की नौकरियों में सभी ग्रुप B और ग्रुप C के पदों के लिए इकलौती प्रवेश परीक्षा जो है आयोजित की जाएगी। अब हमें बार बार अलग अलग विभाग के लिए प्री एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं होगी, एक बार में ही हम सभी विभागों के लिए प्री परीक्षा दे सकते हैं। और यह परीक्षा जो है 12 भाषाओं में आयोजित की जाएगी। देश भर में 12 भाषाओं में यह परीक्षा आयोजित की जाएगी। इसका बात करते हैं कि NRA की सामान्य पात्रता परीक्षा के लिए क्या योग्यता चाहिए और इसके सिलेबस क्या होगा। तो CET परीक्षा जो है अलग अलग शैक्षणिक योग्यता के लिए अलग अलग आयोजित की जाएगी। जिस प्रकार से अभी होता है कि जैसे कोई MTS है वह 10वीं बेस पर होता है, तो वह 10वीं बेस के लिए अलग CET होगी। जो 10वीं जिसमें मांगते हैं जिन परीक्षा में, उनके लिए अलग CET होगी। उसके बाद 12वीं जिनमें मांगते हैं जैसे CHSL है, तो इसके लिए अलग CET होगी, जो जिनमें भी सभी प्रकार की एग्जाम्स होंगी जो 12वीं को मान्यता देती हैं। इसके अलावा जैसे CGL है, उसमें ग्रेजुएट मांगते हैं, तो उसके लिए जो है
ग्रेजुएट लेवल के लिए अलग सीटी होगी। फिलहाल जो है 3 स्तर पर यह परीक्षा आयोजित होगी, 10वीं 12वीं और स्नातक या ग्रेजुएट। और इसका सिलेबस एसएससी, आरआरबी और आईबीपीएस का एक मिश्रित सिलेबस देखने को इसमें मिलेगा। जैसे एसएससी होता है तो इसमें मैथ पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, मैथ के कंपैरिजन में इंग्लिश का जो है कम यहाँ पर मान्यता होती है। आरआरबी में करंट अफेयर और जीके को महत्वता दी जाती है, और इसके अलावा आईबीपीएस में जो है इंग्लिश को ज़्यादा महत्ता दी जाती है। तो अब जो एनआरए होगा इसमें इन तीनों का जो है एक मिश्रित सिलेबस देखने को मिलेगा। इसके बाद आगे बात करते हैं कि सीईटी का स्कोर कार्ड कितने साल के लिए मान्य होगा और कहाँ कहाँ यह मान्य होगा। तो सीईटी का जो स्कोर कार्ड है वह परिणाम घोषित होने की दिनांक से 3 वर्षों के लिए जो है मान्य होगा। 3 वर्ष तक आप इस स्कोर कार्ड के तहत कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद यह स्कोर केंद्र तथा राज्य सरकारों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और निजी क्षेत्र के उपक्रमों में भी साझा किया जा सकता है। तो जो आपका स्कोर कार्ड होगा सीईटी का, इसके द्वारा आप केंद्र की जो नौकरियां हैं इनके लिए, राज्य की नौकरियों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, सरकारी जो है, और इसके अलावा निजी क्षेत्र के उपक्रमों में भी यह स्कोर कार्ड लगा सकते हैं। अब इसमें किस प्रकार से होगा तो वो देखते हैं हम कि सीईटी कब आयोजित होगी और कहाँ आयोजित होगी। ठीक है, तो अब जैसे केंद्र की है तो ऐसा नहीं है कि सभी एग्ज़ाम्स जो हैं वह दिल्ली में ही आयोजित की जाएंगी। इसके लिए जो है यह परीक्षा वर्ष में 2 बार आयोजित होगी, और इसके लिए देश भर में प्रत्येक जिले में परीक्षा केंद्र बनाए जाएंगे। ठीक है, तो सीईटी परीक्षा वर्ष में 2 बार आयोजित होगी और देश भर में प्रत्येक जिले में परीक्षा केंद्र बनाए जाएंगे। अभी जो है हाल में 1000 परीक्षा केंद्र पूरे देश में बनाए जाने की योजना है। इसके बाद देखते हैं कि उम्मीदवार यह परीक्षा कितनी बार दे सकता है और इसके लिए आयु सीमा में छूट के क्या प्रावधान होंगे। तो उम्मीदवार जो है आयु सीमा पूरी होने तक जितनी बार चाहे यह परीक्षा दे सकता है, मतलब कि इसके लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप 2 बार 3 बार यह परीक्षा दे सकते हैं, ऐसा नहीं है। अगर आपको लगता है कि एक बार आपने एग्ज़ाम दी, आपका स्कोर कम है, आप 6 महीने बाद फिर से सीईटी की परीक्षा होगी, आप उसके में फिर से अप्लाई कर सकते हैं और फिर से आप परीक्षा दे सकते हैं। उसके बाद आपका वो वाला स्कोर कार्ड मान्य होगा। उसके अलावा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार को सरकार की नीति के अनुरूप छूट दी जाएगी। जिस प्रकार से अभी आयु सीमा में छूट दी जाती है 3 वर्ष 5 वर्ष की, उसमें इसी अनुरूप छूट दी जाएगी जो पहले से देती आ रही हैं। इसके बाद सीईटी परीक्षा के लिए आवेदन कैसे करना होगा, परीक्षा केंद्र कैसे तय किए जाएंगे। तो एक बार जब एनआरए का गठन हो जाएगा तो इसके बाद सरकार जो है सीईटी के लिए ऑनलाइन आवेदन मंगाएंगी और इस परीक्षा के आवेदन से जुड़ी सारी प्रक्रिया जो है ऑनलाइन होगी। ठीक है, और इसके अलावा जो है आवेदन के समय अपनी पसंद का परीक्षा केंद्र भी चुनना होगा और उपलब्धता के आधार पर परीक्षा केंद्र दिए जाएंगे। जिस प्रकार से अभी होता है कि हम जब परीक्षा फॉर्म भरते हैं तो हमसे एग्ज़ाम सेंटर का प्रेफरेंस पूछा जाता है, तो इसी प्रकार से इसमें भी होगा और उपलब्धता के आधार पर परीक्षा केंद्र इसमें दिए जाएंगे। और अभी जो है देश भर में 1000 परीक्षा केंद्र बनाए जाएंगे और हर जिले में परीक्षा केंद्र इसका होगा। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि सरकारी नौकरी के लिए चयन प्रक्रिया क्या रहेगी। क्या इस एजेंसी द्वारा कराई जाने वाली सीईटी परीक्षा पास करते ही नौकरी पक्की हो जाएगी? तो इसको भी देख लेते हैं। तो सीईटी जो है टियर 1 परीक्षा है और इसके तहत उम्मीदवार की स्क्रीनिंग या शॉर्ट लिस्टिंग मतलब जो है छंटनी की जाएगी और इसके बाद अगले स्तर की उच्च परीक्षा होगी, मतलब जो मेंस होगी वह संबंधित विभाग द्वारा होगी, जिसमें मेडिकल टेस्ट, इंटरव्यू, फिजिकल टेस्ट भी शामिल होंगे। इनका आयोजन वही संबंधित भर्ती एजेंसी द्वारा किया जाएगा। तो जो सीईटी है वह सिर्फ टियर 1 मतलब जो प्री होता है इसका आयोजन करेगा, मेंस का आयोजन यह नहीं करेगा, या जो मेडिकल टेस्ट, इंटरव्यू, फिजिकल टेस्ट ये सब होते हैं यह सीईटी के द्वारा नहीं किया जाएगा, यह संबंधित विभाग द्वारा ही किए जाएंगे। जैसे आप सीजीएल है तो इसका जो प्री है वह सीईटी के द्वारा किया जाएगा, लेकिन जो इसका मेंस है या फिर जो भी इसके बाद इसके एग्ज़ाम्स होते हैं वह एसएससी के द्वारा ही लिए जाएंगे। अब इसमें किस प्रकार से होगा, सपोज 100 नंबर का पेपर हुआ
और आपके आए हैं 60 नंबर। ठीक है। अब सबसे पहले बैंक वालों ने कहा कि हम जो है हमारा कट ऑफ जो है वह है 80। तो 80 तक जो होंगे वह बैंक के या आईबीपीएस के मेंस के लिए चले जाएंगे। उसके बाद आया आरआरबी की बात। तो आरआरबी ने बोला कि हमारा जो कट ऑफ है वह है 70 मार्क्स। ठीक है। तो जो 70 मार्क्स तक के हैं वह चले जाएंगे आरआरबी के मेंस के लिए। और अब जो लोग बचे तो अब बचा है एसएससी। तो एसएससी ने बोला कि हमारा जो कट ऑफ है वह है 55 मार्क्स और आपके हैं 60 मार्क्स। तो आप जो है एसएससी के मेंस के लिए जा सकते हैं। आप आईबीपीएस या फिर आरआरबी के मेंस के लिए नहीं जा पाएंगे क्योंकि आपका कट ऑफ है जो उससे कम है, आपके मार्क्स इसके कट ऑफ से कम है। आप सिर्फ एसएससी के एग्ज़ाम्स के लिए मेंस के लिए जा सकते हैं। अब देखते हैं इसमें एक चीज़ और देख लेते हैं हम कि सभी स्तर के एग्ज़ाम्स के लिए, जैसे अब 10वीं स्तर पर होता है, 12वीं स्तर पर और स्नातक स्तर पर, तो क्या यदि हमने स्नातक का जो है एग्ज़ाम सीटी पास कर लिया है तो हम 10th और 12th वाले में बैठ सकते हैं? तो ऐसा नहीं होगा। आपके लिए 10th लेवल की जो एग्ज़ाम्स हैं उसके लिए अलग सीटी देना होगा। 12th लेवल का जो सीटी होगा या 12th लेवल की जो एग्ज़ाम्स होंगी इसके लिए आपको अलग से सीटी देना होगा। और जो ग्रेजुएट लेवल की एग्ज़ाम्स हैं इसके लिए आपको अलग से सीटी देना होगा और इसके आधार पर फिर आप इसके आगे के एग्ज़ाम्स दे सकते हैं। इन तीनों का स्कोर कार्ड भी अलग अलग होगा, 10वीं का अलग, 12वीं का अलग और ग्रेजुएट लेवल का जो एग्ज़ाम्स होगा इसके स्कोर कार्ड अलग अलग ही होंगे। अब बात करते हैं कि इससे क्या फ़ायदा होंगे, सीटी के क्या फ़ायदा होंगे, एनआरए के क्या फ़ायदा होंगे। तो सबसे पहले फ़ायदा तो है कि आपको अलग अलग परीक्षाओं के लिए अलग से फॉर्म नहीं भरने होंगे, इससे आपके पैसे भी बचेंगे और एक ही फॉर्म में एक ही परीक्षा में कई सारी नौकरियों के लिए हम पात्र हो जाएंगे। जैसे अभी होता है कि जैसे हमें एमपीएसआई का फॉर्म भरना है तो उसके लिए अलग फॉर्म भरते हैं, पटवारी का अलग फॉर्म भरते हैं, कांस्टेबल का गया तो अलग, एमपीपीएससी सॉरी और कोई भी संविदा आ गया तो उसके लिए अलग, इस प्रकार से फॉर्म भरते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, अब एक ही फॉर्म में आपको सारी नौकरियां मिल जाएंगी। अभी मध्य प्रदेश में लागू होने का बोला गया है लेकिन इसका अभी क्लियर नहीं है। इसके अलावा जो है पैसों की बचत होगी, आपको अलग अलग फॉर्म नहीं भरने होंगे तो आपके पैसों की भी जो है इसमें बचत होगी। इसके अलावा बार बार परीक्षा नहीं देनी होगी, 6 महीने में एक बार परीक्षा देंगे आप प्री, और अलग अलग परीक्षाओं के लिए अलग से तैयारी नहीं करनी होगी। जैसे हमें अभी बैंक के लिए अलग होता है कि इंग्लिश ज़्यादा पढ़नी पड़ती है, एसएससी के अलावा मैथ ज़्यादा देखना पड़ता है, तो अब ऐसा नहीं होगा, आपको सभी बराबर से पढ़ना होगा और एक ही परीक्षा से आप अलग अलग विभागों में जो है अप्लाई कर सकेंगे। इसके बाद इसके नुकसान भी देख लेते हैं, आगे किसी चीज़ के फ़ायदे हैं तो नुकसान भी हैं, तो वो भी देख लेते हैं। तो अगर आप एक बार या परीक्षा देने से चूक जाते हैं या फिर किसी कारणवश आपका जो पेपर सही नहीं जाता है तो आप 6 महीने तक किसी भी नौकरी के लिए पात्र नहीं होंगे। ठीक है। ऐसा कई बार हो जाता है कि हम परीक्षा नहीं दे पाते हैं, या ऐसा अभी ऐसा होता कि एसएससी की नहीं दे पाए तो हम आरआरबी की दे देंगे, लेकिन अब यदि आप यह परीक्षा देने से चूक गए तो आप 6 महीने तक किसी भी नौकरी के लिए पात्र नहीं होंगे। इसके अलावा चूँकि यह केवल एक प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन करेगा, सीटी जो है प्रारंभिक परीक्षा करेगा, प्री करेगा, और मुख्य परीक्षा जो संबंधित विभाग द्वारा ही ली जाएगी। तो यदि आपने प्री पास कर लिया, बहुत सारे लोग हैं प्री पास कर लिया, 6 महीने में बहुत सारे लोग हो जाएंगे, प्री कर लिया, फिर अगले 6 महीने में फिर प्री कर लिया, और यदि विभाग द्वारा मुख्य परीक्षा लेने में देरी की गई, जैसे हुआ कि किसी विभाग ने 2 साल तक जो है मुख्य परीक्षा नहीं ली, तो 2 साल में जो है 4 बार सीटी आयोजन हो जाएगा और 4 बार में जो है प्री के बहुत सारे लोग मेंस के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो फिर क्या होगा, मुख्य परीक्षा में उम्मीदवारों की संख्या बढ़ती जाएगी और आगे भी काफ़ी दिक्कत होगी कि प्री में बहुत सारे लोग होते जा रहे हैं, 3 साल के लिए स्कोर कार्ड इसका मान है, तो इसमें फिर आगे मुख्य परीक्षा में काफ़ी ज़्यादा भीड़ बढ़ जाएगी। तो ये था सीटी और एनआरए के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। और सबसे बड़ी बात है, हमें अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना है। एग्ज़ाम्स कैसी भी हों, कुछ भी हो, हम उसके लिए फेस करने को तैयार
होना चाहिए। थैंक यू।